दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे हेलबाउंड एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नर्क से कुछ जल्लाद आकर लोगों को मार रहे हैं। न्यू ट्रूथ जो कि एक संगठन है, उसका मानना है कि ये जल्लाद सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जिन्होंने कोई ना कोई पाप किया हो। जिसमें एक औरत के पास एक फरिश्ता आकर कहता है, तुम्हारे पास 5 दिन का समय है, तुम्हें नर्क भेजा जाएगा और दोपहर के 3 बजे तुम्हें जल्लाद लेने आएंगे। इसके बारे में वो न्यू ट्रूथ के चेयरमैन को बताती है और इस बारे में अपनी वकील हाइजीन से बात कर रही है। कहती है कि न्यू ट्रूथ के चेयरमैन मेरी डेथ का लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं और अब यहाँ से कहानी कंटिन्यू होती है। वकील उसको ऐसा करने से मना कर देती है जिसको फरिश्तों द्वारा धमकी मिली थी। वो बताती है कि मुझे अपनी डेथ की लाइव स्ट्रीमिंग करवाने के 3 बिलियन वॉन मिलेंगे जो कि मुझे न्यू ट्रूथ संगठन द्वारा कैश किए जाएंगे, यानी कि चेयरमैन इस रकम का भुगतान करेंगे। कहती है कि ये एक बहुत बड़ी रकम है, इतने पैसे से मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। कहती है कि मैंने इस ऑफर के लिए हाँ कर दी है और तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को पैसे सेफली रिसीव हो। वकील मना कर देती है लेकिन उसका साथी इस काम के लिए हाँ भर देता है। ये दोनों कमरे से बाहर आकर कुछ गुफ्तगू करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं। वकील हाइजीन का साथी कहता है कि इस डील में इस औरत को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि कोई भी जल्लाद वगैरह नहीं आने वाले, पैसे तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ न्यू ट्रूथ वालों का सच भी सामने आएगा। वकील हाइजीन उसकी बात से एग्री हो जाती है। अब हाइजीन इस औरत और न्यू ट्रूथ के चेयरमैन के बीच लीगल डॉक्यूमेंट बनाने की प्रोसीजर शुरू करती है। ये सारे डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं और चेयरमैन एडवांस में ही आधी से ज्यादा पेमेंट इस औरत के खाते में ट्रांसफर कर देता है। चेयरमैन एक बात नोटिस करता है कि उसके घर में ये औरत और उसके 2 बच्चे रहते हैं, लेकिन इन बच्चों के पिता का कोई नामो निशान यहाँ नहीं है। चेयरमैन उस औरत से जब इस बारे में पूछता है तो औरत कहती है कि वो सिंगल मदर है। चेयरमैन पूछता है कि अगर इनका पिता नहीं है तो तुम्हारे बच्चे कैसे हुए? क्या तुम्हारा किसी शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर था? वकील हाइजीन कहती है कि तुम्हारा इन सवालों से क्या ताल्लुक? न्यू ट्रूथ का चेयरमैन कहता है कि बस मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस औरत को नर्क जाने की सजा क्यों मिली, और ये मीटिंग यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब जब न्यू ट्रूथ का चेयरमैन यहाँ से जाने लगता है तो वो फुल टोरे में अपनी मर्सिडीज की तरफ बढ़ता है और पलट कर कहता है, एसी में ना बैठ खाई हवा यार ने, करा सारे राजीराम तप करके जप करके, मिडल फिंगर राखी अप करके, दाता का ना चेला मैं चेला सु हालात का, लाखा में रेट उठे मेरी कही बात का, 1 मैन आर्मी में कल्ला आया था, कर दे कोई मेरा खात्मा, ऐसा बना ना कोई गात का। और ये कहकर चेयरमैन टोरे में यहाँ से चला जाता है। हुई चुल जो कि एक डिटेक्टिव ऑफिसर है, हाइजीन से पूछता है कि इस औरत के जाने के बाद इस बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। हाइजीन कहती है कि उसने इन बच्चों को कनाडा में सेटल होने का इंतजाम कर दिया है ताकि इन बच्चों की पहचान गुप्त बनी रहे। अब हम देखते हैं कि एरोहेड का स्कल हेड जो कि हमेशा भड़काऊ भाषण देता है, वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। कहता है कि न्यू ट्रूथ वाले नर्क में जाने वाली औरत का लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। कहता है कि लोगों को अब से ईश्वर से डरना होगा। वो कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस औरत ने क्या पाप किए हैं। इतने में ही हुई चुल का जो डिटेक्टिव है, उसका साथी जो ये एरोहेड की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था, वो इस औरत की डिटेल लीक कर देता है कि ये औरत एक दुकानदार है और इसके बच्चों के पिता अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों के पिता का कोई अता पता नहीं है, और इस औरत का एड्रेस भी शेयर कर देता है। इन सब डिटेल्स के साथ साथ डिटेक्टिव का साथी इस औरत का फोटो और उसके बच्चों का फोटो भी शेयर कर देता है, जबकि उसे बच्चों की पहचान को गुप्त रखना था। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो भी एरोहेड का एक बहुत बड़ा भक्त है। और अब डिटेक्टिव हुई चुल और उसकी वकील हाइजीन को इस बारे में पता चलता है कि बच्चों की इंफॉर्मेशन और इस औरत की इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। वकील हाइजीन फटाफट उस औरत को लेने के लिए घर पहुंचती है और इन तीनों को बैठाकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। अब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वकील हाइजीन इन बच्चों को लेकर एयरपोर्ट के अंदर जाती है। बच्चों को कनाडा की फ्लाइट में बैठा दिया जाता है, जहाँ पर ये बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इसके बाद ये अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन बच्चों की माँ भी रो रही है क्योंकि वो अपने बच्चों को अब कभी नहीं देख पाएगी। उधर हम देखते
हैं कि डिटेक्टिव हुईचुल अपने घर पहुंचते हैं। वो पाते हैं कि उसकी बेटी गैंगम स्टाइल घर पर नहीं है। हुईचुल अपनी बेटी को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं अपने दोस्त के घर एग्जाम की स्टडी करने के लिए आई हूँ और सुबह तक मैं घर वापस आ जाऊंगी। पिता कहता है कि पूरी रात स्टडी मत करना, थोड़ी देर आराम भी कर लेना, और ये कहकर वो सो जाता है। अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव हुईचुल की बेटी अपने दोस्त के घर पर नहीं है, वो चेयरमैन के घर पर है। वो बताती है कि मेरी माँ मेरी वजह से मारी गई। वो कहती है कि मेरे घर से निकलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अपने पिता के ऑफिस के सामने से निकलते वक्त इस बैग में जो कपड़े हैं उसे ऑफिस में रख देना, लेकिन वो अपने पिता के कपड़े देने भूल गई और घर आ जाती है। बताती है कि उसकी मॉम ने उससे कहा था कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही ये कपड़े दे आऊंगी, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ समय बाद पता चला कि कातिल ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया है और इसी वजह से इसको लगता है कि इसकी माँ की मौत का कारण यही है और ये अपने आप को गिल्टी मानती है। चेयरमैन उसको गले से लगा लेता है और संतावना देते हुए कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम पर और तुम्हारे पिता पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और कहता है कि वो कातिल अपनी छोटी सी सजा भुगत कर बाहर अपनी ऐश की जिंदगी जी रहा है। मैं तुम्हारी बदले लेने में हेल्प करूंगा। अब चेयरमैन और गैंगम स्टाइल कार में उस आदमी से थोड़ी दूर जाकर रुक जाते हैं जिसने गैंगम स्टाइल की माँ का कत्ल किया था। गैंगम स्टाइल अपनी माँ के कातिल को देखकर बहुत ज्यादा ताव में आ जाती है। वो कार से उतरती है और कातिल का पीछा करने लगती है। जब वो एक खाली रोड पर होता है तो वो एक ट्रीजर गन से यानी कि करंट मारने वाली गन से उस पर हमला करती है। करंट लगने की वजह से वो कातिल वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब गैंगम स्टाइल और चेयरमैन मिलकर उस आदमी को एक इलेक्ट्रिकल बर्नर में लेकर जाते हैं जहाँ पर मुर्दा को बिना लकड़ी बिना घास फूस के जलाया जाता है। ये दोनों मिलकर उसे बेहोशी की हालत में ही जला देते हैं और इसके बचे कुचे शरीर को एक सुनसान एरिया में फेंक कर 9-11 हो जाते हैं। अगले दिन मीडिया, जिसकी सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है, वो पहुंच जाते हैं और दबाकर फोटो खींचने लगते हैं। ये बात डिटेक्टिव हुईचुल को पता चलती है और इस कातिल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिटेक्टिव हुईचुल स्टेशन के अंदर जाता है। यहाँ पर उसका बॉस उससे कहता है कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी वाइफ का कत्ल किया था। डिटेक्टिव को कुछ भी समझ में नहीं आता कि पुलिस वालों से पहले मीडिया को इस बारे में कैसे पता लग गया और सोचता है कि इस आदमी को किसने मारा होगा। अब हम देखते हैं कि एरोहेड का स्कल हेड, जो कि फिर से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, वो कहता है कि इस आदमी ने आज से 6 साल पहले कत्ल किया था, लेकिन इंसानों की दी हुई सजा इसके लिए काफी नहीं थी, इसीलिए नर्क के जल्लादों ने इसको जलाकर भस्म कर दिया। कहता है कि अब इस औरत की बारी है जिसे ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी है। उसके ऐसा करने से बहुत से लोग भड़क जाते हैं और उस औरत के घर के बाहर जाकर मोर्चा निकालने लगते हैं, लेकिन वकील हाइजीन और उसके साथी और कुछ पुलिस वाले मिलकर उस औरत के प्रोटेक्शन में उसके घर पर होते हैं। इसके घर में न्यू कैमराज आज फिक्स किए जा रहे हैं ताकि नर्क से जल्लाद इसको जब सजा देने आए तो उसका लाइव ब्रॉडकास्ट कैमरे में रिकॉर्ड हो। अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव हुईचुल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो इस कातिल की फोटोज देख रहे हैं जिसने उसकी वाइफ का 6 साल पहले कत्ल किया था, और अपने सीनियर के पास कॉल करके जहां पर कत्ल हुआ था यानी कि इस कातिल को उसकी बेटी और चेयरमैन ने मारा था वहां की सीसीटीवी फुटेज की डिमांड करता है। और तभी यहाँ पर एरोहेड ग्रुप के टीनेजर्स बच्चे पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि पहले एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ बच्चे मिलकर नोवेलिस्ट को मार रहे हैं क्योंकि उसने नर्क से आए जल्लादों पर विश्वास करने से मना किया था, और उन्हीं बच्चों को इस पुलिस स्टेशन में कैद करके रखा गया था। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके ये सिचुएशन कंट्रोल में आती है और अब हम देखते हैं कि वो औरत जिसको उसकी डेथ की वार्निंग मिली है उसकी मौत का दिन आ गया है। मीडिया वाले और लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है और न्यू ट्रूथ वालों ने यहाँ पर एक नंबर का बंदोबस्त किया हुआ है। उन्होंने घर की दीवार तोड़कर चेयर लगाकर बढ़िया वाली फिल्म दिखाने का बंदोबस्त कर रखा है। कुछ ही समय में न्यू ट्रूथ के वीआईपी मेंबर्स मास्क लगाकर यहाँ पहुंच जाते हैं। ये वही लोग हैं जो न्यू ट्रूथ संगठन को फंड रेज करते हैं। और तभी वकील हाइजीन के लिए एक एनवलप आता है, लेकिन समय कम होने के कारण वो उसको पढ़ नहीं पाती। हम देखते हैं कि डिटेक्टिव ने अपना पूरा बंदोबस्त कर रखा है, स्नाइपर, हथियारबंद सैनिक इत्यादि, और उसकी पूरी की पूरी स्क्वाड भी यहाँ पर होती है क्योंकि अगर राक्षस आए तो वो उन पर धड़ाधड़ गोलियां चलाकर उस औरत को बचा सके। हम देखते हैं कि उस औरत को चेयर पर बैठाकर सभी लोग वहाँ से दूर हट जाते हैं और अब 3 बजने में कुछ ही सेकंड बाकी है। उल्टी गिनती शुरू होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1 और सस्पेंस छोड़ते हुए एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हमारे दिमाग में कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं। क्या पुलिस इस औरत को बचाने में सक्षम है? क्या जल्लाद यहाँ आकर इसको सजा देंगे या ये सिर्फ मिथ है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड 3, जिसको मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा।